आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को पढ़ लिया। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करे, अमाउंट पे डिपेंड करे, उनको हमने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको पढ़े उससे पहले फ्रीजिंग पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। फ्रीजिंग पॉइंट समझेंगे तभी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसको देखना चाह रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तो मैं लिख देता हूं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट is that temperature for any substance at which vapor pressure of its liquid state is equal to vapor pressure of its solid state. ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए वो टेम्परेचर है जिस पर सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट और उसी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि सॉलिड स्टेट का भी सर वेपर प्रेशर होता है क्या? क्योंकि सॉलिड की वेपर नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। सॉलिड फॉर्म में भी सब्सटेंस की वेपर प्रेशर होती है, वो बहुत ही कम होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सॉलिड होने की वजह से उनके पार्टिकल्स जो है वो इतने इजीली मूवेबल नहीं होते, तो इजीली वेपर नहीं बनती, इसलिए उनका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, पर होता है। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड के लिक्विड स्टेट का और उसी लिक्विड के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे अपन लोग नॉर्मल वे में अपन बात करें कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि 0 डिग्री होता है। इसका मतलब 0 डिग्री पर वाटर की लिक्विड फॉर्म और वाटर की सॉलिड फॉर्म दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते थे? फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफिकली अपन इसको समझेंगे, थोड़ा समझ में जब आएगा। देखिए, एक मान लें अपने पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिल कर लिया। ठीक है, इस कंटेनर में हमने क्या कर रखा है? एक लिक्विड फिल कर रखा है। कोई भी लिक्विड हो सकता है वो। ये हमारे पास क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, उसकी लिक्विड फॉर्म है, प्योर ए मान लेते हैं अपन पास, इसको अपन सॉल्वेंट के तौर पे यूज करने वाले हैं आगे चल के। तो ये एक प्योर लिक्विड ए है हमारे पास। ये फिलहाल कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और एक ग्राफ अपन अगर डिटरमाइन करें तो देखना, ये ग्राफ किसके बीच है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ डिटरमाइन कर रहे हैं। और आप सब जानते हो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। और एक ऐसे ही दूसरे कंटेनर में हमारे पास एक लिक्विड सब्सटेंस, यही सब्सटेंस ए है पर ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये तो एल यानी कि लिक्विड फॉर्म है और ये इसकी सॉलिड फॉर्म है, पर ये भी है क्या? प्योर ए। ये भी प्योर ए। तो हमने क्या कहा है? हमने दोनों स्टेट दिखाई है, प्योर ए लिक्विड फॉर्म में और वही प्योर ए सॉलिड फॉर्म में। अब यहां भी इसका वेपर प्रेशर है कुछ ना कुछ, और यहां भी इसका वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म में है और ये वेपर प्रेशर सॉलिड फॉर्म में। जिस टेम्परेचर पे इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हुआ होगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं कि मान लें
एक बात तो आप सब जानते हो कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा वेपर प्रेशर में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो मान लें अपन देखिए कि भाई ये एक लिक्विड है और ये उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट हो रहा है। आपको सर इंक्रीज हो रहा है, नहीं, इधर से थोड़ी देखना अपने को, इधर टेम्परेचर इंक्रीज थोड़ी करे, हम इधर आ रहे हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कंटिन्यूस डिक्रीज होता जा रहा है, कोई डाउट नहीं है। ये है इसकी लिक्विड फॉर्म का, लिक्विड फॉर्म का, ठीक है, लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इसी सब्सटेंस ए के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर, तो आपको सर ये तो लिक्विड फॉर्म से हमेशा कम होना चाहिए, है ना। ये तो ग्राफ हमने किसका दिखाया है, लिक्विड फॉर्म में वेपर प्रेशर, सब्सटेंस ए ही है पर उसका लिक्विड फॉर्म में वेपर प्रेशर इस ग्राफ से हमने शो कर दिया जो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो इसी लिक्विड इसी सब्सटेंस ए के सॉलिड फॉर्म का प्रेशर भी तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगा। सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर वैसे ही कम होता है और फिर आप टेम्परेचर और कम कर दें, आप टेम्परेचर को जैसे और डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर में तेजी से कमी आएगी, ये तो क्लियरली बात है। पर हाँ, आपके मन में एक डाउट है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। वो डाउट क्या है कि सर लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर यहां है तो सॉलिड फॉर्म के वेपर प्रेशर का ग्राफ इसके नीचे आना चाहिए, इसके नीचे का मतलब इससे कम आना चाहिए, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर कम होता है। बिल्कुल सही बात है, ग्राफ नीचे आता है पर वो तेजी से गिरता है, समझ रहे बात को, तेजी से गिरता है। मान लीजिए इस बिंदु पे आके उसने काट लिया, समझ रहे मेरी बात को, बात समझ में आई। इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे आके वो आपस में काट रहे हैं। ये कौन सी फॉर्म का है, सॉलिड फॉर्म का, जो गिर रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर कम करने पे कम हो गया और सॉलिड ए का भी वेपर प्रेशर टेम्परेचर कम करने के साथ कम हो रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिन पर दोनों वेपर प्रेशर क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, दोनों पे इक्वल हो रहे हैं। और जिस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल हो रहे हैं वो टेम्परेचर नोट कर लेंगे। ये जो टेम्परेचर आया, ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है, टी एफ से शो कर देते हैं, टी एफ, टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। और नोट क्यों, क्योंकि ये स्टडी हो रही प्योर स्टेट में, प्योर कंडीशंस में। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको समझ में आ गई बात कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म एंड उसी सब्सटेंस के सॉलिड फॉर्म दोनों के वेपर प्रेशर सेम हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और ये हमने कर लिया प्योर कंडीशंस में। अब अपने काम करते, देखिए क्या करते हैं। एक कंटेनर फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भरा हुआ एक लिक्विड, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए है, ठीक है। अब इस सॉल्वेंट ए में मैंने क्या किया, थोड़ा सा बाहर से मिला दिया सोल्यूट बी, जो कि हमारे लिए नॉर्मली नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। अब आपको बताओ क्या प्रिपेयर हो गया, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया ना। तो इसमें एक सॉल्वेंट ए है और अब उसमें हमने क्या डाल दिया, बोलो भी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी डाल दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो एक बार फिर से ग्राफ को देखना पड़ेगा, अपन ग्राफ एक बार फिर डिस्कस करते हैं। देखना, ये ग्राफ बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए ग्राफ हम बना रहे हैं, वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की बीच ग्राफ है। आप ध्यान से पढ़ना ग्राफ को। तो ये मैं एक काम कर रहा हूँ आपके लिए, देखो कि ये ग्राफ, और ये मान लीजिए यहाँ आके मैं दिखाऊंगा आपको, ये तेजी से गिर गया, समझना इसको पहले। कौन है ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। क्या लिया आपने सॉल्वेंट के तौर पे, ए, और ये स्टेट कौन सी चल रही है इसकी, लिक्विड। आपको मैं यहां दो लाइनें दिखा रहा हूं ना, ये दो लाइनें ना दिखा के मैंने ये पॉइंट शो कर दिया, यानी कि इस पॉइंट पर आकर इसके सॉलिड स्टेट का भी वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, लिक्विड स्टेट के इक्वल हो गया। तो ये वो पॉइंट है जहां ये फ्रीज होगा। फ्रीज होने के बाद ये लिक्विड फॉर्म बची क्या, या सॉलिड फॉर्म हो गई, सॉलिड फॉर्म हो गई। तो यहां कौन क्या है, सॉलिड ए, इस पॉइंट के बाद सॉलिड। फिर समझना ग्राफ को ध्यान से, देखिए यही ग्राफ है, इसकी मैंने ये वाली लाइन हटा दी, अब सॉलिड वाली लाइन हटा दी, है ना। यहाँ तो प्योर कंडीशन थी, अभी प्योर नहीं है, तो ग्राफिकल में सॉल्यूशन का ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा। तो फिर समझिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखिए जिस पॉइंट पर आकर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दैट सब्सटेंस। मैं कह रहा हूं कि देखिए एक लिक्विड ए था, सॉल्वेंट ए था, और इसका ग्राफ ये चल रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां पर क्या हो गया, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर सॉलिड ए के इक्वल हो गया, यानी कि यहां फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया।
ठीक है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया अपने को। और जैसे यहाँ फ्रीजिंग होना शुरू हो गया, कौन सी फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड फॉर्म। और सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट होते ग्राफ तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर तो तेजी से कम होगा। वैसे भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड और सॉलिड फॉर्म दोनों इक्विलिब्रियम में होती है। एक्चुअल में दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में होती है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन शायद किसी को नहीं होगा। तो ये वो टेम्परेचर जिस पे वो फ्रीज हो गया। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये किसका है? प्योर कंडीशंस का ना, सॉल्वेंट का। दूसरा ग्राफ अपन किसका बना रहे हैं? सॉल्यूशन का। अब एक फिर एक बात दिमाग में आनी चाहिए, आप सब जानते हो कि सॉल्यूशन में क्या डिजोल्व है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व होने की वजह से उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो प्योर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हमने पिछले दिनों पढ़ा था। फिर बताता हूं मैं आपको कि जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व किया इन द प्योर सॉल्वेंट ए, तो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इसको आपने कहा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप एक बात समझना ध्यान से कि ये प्योर का ग्राफ है, सॉल्यूशंस का ग्राफ इसके नीचे आएगा, यानी कि सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हमेशा ही प्योर लिक्विड से, प्योर फॉर्म से कम होता है। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था कि प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लेसर होता है। ये तो हमने पढ़ा था। तो अब समझना ध्यान से, देखो क्या हो रहा है कि सेकंड लाइन अपन बना रहे हैं किसकी? सॉल्यूशन की। फिर क्लियर कर ले अपने दिमाग में अच्छे से, पीछे के टॉपिक को, थोड़ा सा पीछे के टॉपिक को रिवाइज करिए। क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम जब किसी लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो लोअरिंग होगा किसका? वेपर प्रेशर का। क्यों? क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है वो सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे, जिससे वेपोराइजेशन का रेट कम हो जाएगा। वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम होगा। और वेपर प्रेशर लिक्विड फॉर्म से कम होगा, प्योर फॉर्म से कम होगा। तो देखिए इसके नीचे ग्राफिकल लाइन आती है। कम बनाना है ना, अगर हाई होता तो ऊपर बना देते। पर ये भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर के साथ क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते गए वेपर प्रेशर कम होता गया, कम होता गया। और यहां आके ये क्या कर रहा है? इसको कट कर रहा है। ठीक है, यहां से आपको समझना, देखो ध्यान से। ठीक है, ये एक लाइन मिलेगा, एक लाइन यहां भी मिल रही है। ये दो लाइनें समझना ध्यान से क्या बता रही है। ये किसका ग्राफ है? मैं क्लियर कर देता हूं। ये ग्राफ है सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड, प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है। ये जो पहला एक टेम्परेचर है, ये एक टेम्परेचर को शो कर रहा है। देखिए ये है टीएफ, ये है टीएफ। ये टीएफ किसका है? ध्यान देखिए, तो ये आपको सर लिक्विड ए सॉल्वेंट का है, प्योर कंडीशंस का है ना, तो टीएफ नोट। और ये टीएफ किसका आ रहा है? टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। ये क्या आ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट नहीं है। यहां मैं एक डेफिनेशन बताता हूं आपको, देखो समझना ध्यान से। आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा तो अब नहीं होगा। ये किसी एक सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन है। सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो भी देखिए। फ्रीजिंग पॉइंट is that temperature for solution. Freezing point is that temperature for solution at which vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। या इसको मैं एक काम कर देता हूं, ये पॉइंट हटा देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट समझ लो आप इसको। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर फॉर सॉल्यूशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, प्योर सॉल्वेंट के, तो उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया ना, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये मिस्टेक तो क्लियर कर लेंगे। तो क्लियर हो गया। तो फिर समझिए कि सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सॉल्यूशंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड
जो यूज किया आपने एज ए प्योर सॉल्वेंट उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। और आप देख पा रहे हो उस ग्राफिकल मेथड में कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड या सॉलिड पर सॉल्वेंट के इक्वल तो हो ही रहा है ना। लिक्विड सॉल्वेंट के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना, लिक्विड फॉर्म के इक्वल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लोवरिंग है ना, लिक्विड से तो नीचे चल रहा है, सॉलिड फॉर्म पे आते आते वो इक्वल हो गया। तो ध्यान से समझने की जरूरत है कि लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये रहा, यहां आके वो फ्रीज हो गया, फिर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पर ये है तो प्योर कंडीशन से ना, सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। ये सॉल्यूशन का ग्राफ है जिसका वेपर प्रेशर यहां आके सॉल्वेंट के इक्वल हो गया, और जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के इक्वल हो रहा है वो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जिसको अपन लिख देते हैं डेल टी एफ से। ये जो डिफरेंस है इसको अपन कैसे लिख देते हैं, डेल टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, कमी है, कमी हो रही है ना। देखो ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, नीचे की ओर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये इक्वल किसके आ गया, ग्रेटर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस कर दे। ग्रेटर कौन है, टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक ऐसा ही इक्वेशन आया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, वहां डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट था, क्योंकि वहां एलिवेशन था, वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ था, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का। और यहां उल्टा हो रहा है क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है, कमी आ रही है, इसलिए यहां क्या करें, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करना पड़ रहा है। कोई कंफ्यूजन शायद किसी को नहीं होगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन शायद ही किसी को होगा। अब समझने की जरूरत है थोड़ा सा आगे चल के, और वो क्या समझने की जरूरत है, देखिए आप एक बात बताइए, ये डेल्टा एफ कितना होगा, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस कितना होगा। तो ये डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो सोल्यूट मिला रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। ये सोल्यूट अगर आप कम मिलाएंगी तो डिफरेंस कम होगा, सोल्यूट ज़्यादा मिलाएंगी तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, इस पर तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। इसके अमाउंट पे ही तो डिपेंड करेगा ना, ये अमाउंट डालने की वजह से ही तो डिप्रेशन हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने की वजह से ही डिप्रेशन हो रहा है। और डिप्रेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे। तो अपने ये कहें तो क्या दिक्कत है कि डेल्टी एफ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और इसलिए हमने यहां एक टर्म यूज कर लिया था, कौन सा, एक्सपी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इक्वलिटी मिलाएंगे तो क्या होगा, डेल्टी एफ इक्वल के एक्सपी, करेक्ट है। यहां तक तो शायद किसी को ही कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोल फ्रैक्शंस का टर्म यूज कर लिया। अब सुनिए ध्यान से, आप सब जानते हो एक्सबी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट मोल अपॉन टोटल मोल, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एन बी की वैल्यू एन ए के कंपेरिजन में बहुत कम होती है, तो इसको नेग्लिजिबल कर दीजिए, तो सीधे सीधे इक्वेशन आ जाएगा डेल्टी एफ इक्वल के एन बी अपॉन एन ए। आई थिंक किसी को कंफ्यूजन नहीं है। और आप सब जानते हो कि के एन बी अपॉन एन ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एन ए नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब एन ए तो ये गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट का, और ये मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। याद रखना मैं ए किसको लिख रहा हूं, सॉल्वेंट को लिख रहा हूं, ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने ए किसको टर्म दिया है, सॉल्वेंट को, और बी टर्म मैंने किसको दिया है, सॉल्यूट को। तो यहां देखिए ये वैल्यू रख दो, ये आ गया डब्ल्यू ए अपॉन का वैल्यू ऊपर चला गया एम ई, तो इक्वेशन एक आ गई हमारे पास डेल्टा एफ के लिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप मुझे बताइए एक बात ध्यान से, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मोलरिटी, ये मैं रफली पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चीजें लगभग एलिवेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है, तो ज्यादा कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी जिसको आप किससे शो करते हो, स्मॉल एम से, स्मॉल एम, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन सोल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, याद है ना, वो केजी में होता है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। अब देखिए एन सोल्यूट, तो एन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन सोल्यूट को, डब्ल्यू ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू सॉल्वेंट। फिर देख लिए एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, मोलरिटी टर्म। तो इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टी एफ इक्वल के, फिर यहां क्या लिखूं, स्मॉल एम और इंटू एम ए, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब मुझे बताइए के क्या है, कांस्टेंट है, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी कांस्टेंट होता है, और दो कांस्टेंट का मल्टीपल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैंने के इंटू एम ए को एक नया कांस्टेंट के तौर पे लिख दिया के एफ,
इन दोनों की जगह पे, ठीक है। तो फिर इक्वेशन 2 से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए क्या आएगा, डेल टी एफ इक्वल के एफ एम। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो के एफ है ये है आपका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रही बात, इजी है। इक्वेशन नंबर 3 आ गया, इक्वेशन 3 को आगे ले जाएंगे अभी, देखो। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारा, डेल टी एफ इक्वल के एफ डॉट एम, इक्वेशन नंबर 3। अब सुनना ध्यान से, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, इक्वेशन फॉर्मूला याद करो। मोलरिटी जो एम है आपका, स्मॉल एम, वो निकालते हैं अपन। अभी आपने क्या कहा, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, और वो किस में, के जी में, यही दिखते हैं ना, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यही तो होता है। अगर मैं इस एन बी को लिखूं तो एन बी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी, तो इट इज इक्वल टू एन बी डब्ल्यू ए अपॉन में है ही, और ये डब्ल्यू ए सपोज कर लो ग्राम में हो तो इंटू कर देते हैं 1000। अब ये किस में आ गया, ग्राम में, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो देखो क्या आता है इक्वेशन, बताइए, डेल टी एफ इक्वल के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एन बी इंटू डब्ल्यू ए। आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, देखिए हम एम बी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉर्मली अपने यही तो पढ़ना चाह रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वी वांट टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, देखिए, कि एफ डब्ल्यू बी 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। आप फटाफट करके मुझे बताइए एम बी क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एम बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डब्ल्यू बी गिवन अमाउंट ऑफ बी, डब्ल्यू ए बताइए भाई, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ए, के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, सही है। फिर क्या बच गया, डेल टी एफ विच इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ, यही ना। और ये किसको बताता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितने की कमी हो रही है, कितने पॉइंट्स की कमी हो रही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पॉइंट लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म में। ये सब चीज़ें आप समझ गए, शायद किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी इक्वेशन 3 को अगर एक बार अपन ध्यान से फिर देखें, थोड़ा सा इधर लाके, तो अगर मैं ये कह दूं इफ मोलरिटी इज 1, मोलरिटी इज 1, देन क्या इक्वेशन आएगा, डेल टी एफ इक्वल के एफ। तो यहां से बन गया वो सेम डेफिनेशन, ऐसा ही हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। क्या डेफिनेशन बन गया बताओ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो सही है क्या, यही है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बट कब, इफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट। सही है क्या, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिट, इसका मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल हो जाएगा कब, जब मोलरिटी किसी सॉल्यूशंस का एक हो, यानी कि 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में डिजोल्व हो। ऐसा ही सिमिलर डेफिनेशन आया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का, वहां बात ये थी कि वो किसके इक्वल था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल था, बट वो भी कब था, जब मोलरिटी किसी सॉल्यूशंस का एक होता है। सेम ही यूनिट होता है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर क्लियर कर दूं, सेम
चाहे वो यूनिट के बी का हो चाहे वो यूनिट के एफ को, दोनों के लिए यूनिट सेम होता है, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का हो चाहे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का इक्वल क्यों होता है, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू होता है डेल्टा अपॉन एम। यही तो होता है देखो इक्वेशन 3 से। तो डेल्टा टेम्परेचर को, अब यहाँ बी फॉर बॉइलिंग, एफ फॉर फ्रीजिंग, वो तो मायने नहीं करता है तो टेम्परेचर ही, और एम फॉर मोलिलिटी, और एम इसके लिए यूनिट क्या होता है केल्विन, और नीचे वाले में क्या लिख देता हूँ मोलिलिटी का यूनिट होता है, आपको याद है ना मोल पर केजी, तो मोल केजी इनवर्स। परफेक्टली लिख के लाए तो क्या होगा केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये होगा ना, केल्विन तो ऊपर है, केजी इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो केजी हो जाएगा, मोल इनवर्स, तो ये इसका यूनिट आता है। यानी कि केबी हो चाहे केएफ हो, यूनिट सेम ही आने वाले हैं। तो आई थिंक किसी को अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ, समराइज कर दूँ कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करेंगे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है तो ग्रेटर वैल्यू से लोअर वैल्यू माइनस करना होता है, इसलिए यहाँ इक्वेशन बनेगा डेल्टा एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि सॉल्यूशन का डिप्रेस हुआ ना तो सॉल्यूशन का कम हो रहा है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने का मेथड लगभग वैसा ही जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ग्राफ्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोसिस। थैंक यू।